हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 का डाला था और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा। और जो लोग नहीं देखे हैं तो अगर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से और बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर देखें। और ये चैप्टर 2 से रिलेटेड है, जिसमें राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर का नाम है। तो हम लोग इसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, महापाषाण क्या है। एक्चुअली पाषाण का मतलब होता है पत्थर, महा का मतलब क्या हो गया, विशाल, बड़ा। तो आइए, महापाषाण क्या है उसको हम लोग समझते हैं। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले बड़े बड़े पत्थर या पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे हैं, ठीक है। दूसरा क्या गया, इन्हें कब्रगाहों के ऊपर रखा जाता था। कई कब्रगाह जो जो होते हैं ना, दफनाए जाते थे उनके डेड बॉडी, उसके ऊपर एक स्तंभ के टाइप का उसको बड़े पत्थर को रख दिया जाता था, जिसे महापाषाण कहा गया, ठीक है। इसमें क्या है, शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहों के उपकरणों और औजारों को दफनाया जाता था। और शव के साथ हड़प्पा काल के दौरान हम लोगों ने देखा था कि शव के साथ बहुत सारी चीज़ों को दफनाया जाता था। तो ये पत्थर भी उनके साथ दफनाया जाता था। कुछ छोटे छोटे जो पत्थर होते थे ना, जो औजार के तौर पे उपयोग किए जाते थे, वो सब उनके साथ दफनाए जाते थे। और बड़े विशाल विशाल पत्थर को उनके लाशों जो होते थे दफनाने के बाद उनके ऊपर रख दिया जाता था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता था। देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद भारत के इतिहास में ना बेहतरीन परिवर्तन आया था, क्योंकि उसके बाद ही तो हम लोग को राजाओं के बारे में जानकारी मिलता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पहले के राजाओं के बारे में तो अच्छी जानकारी ही नहीं है। तो पहला आप लोग को जो पता होगा, अगर इतिहास आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें से पहला जो राजा थे बिंबिसार, जो 544 ईसा पूर्व से स्टार्ट किए थे, जो हरियंक वंश का थे, ठीक। उसके बाद, उसके पहले तो कोई भी एक प्रमुख राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए वो क्या था, परिवर्तन का काल था। तो आइए इसको देखते हैं। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। यही वो तो टाइमिंग पीरियड था जब एक अंधकारमय युग के द्वारा युग था, और उस टाइम एक नए धर्म की उत्पत्ति हुआ, बौद्ध धर्म, एक और नए धर्म की उत्पत्ति हुआ, दूसरा जो जैन धर्म। यही वो 6ठी शताब्दी से पूर्व के दौरान ही सब ये दोनों धर्म आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, धम्म महामत कौन थे। धम्म महामत याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति जो थे ना, अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक जब राजा बने थे 269 बीसी में, ठीक है। तो 261 बीसी में उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, जो धर्म प्रचार किया करते थे, ठीक है। इसमें देखिए दिया है, सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी था। धर्म के प्रचार के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। इसका उद्देश्य जो था ना, सिर्फ धर्म प्रचार करना ही था, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। मौर्यों के बारे में जानने के लिए कोई 2 स्रोतों के नाम लिखिए। मौर्य वंश, आप लोगों को पता होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने चाणक्य की मदद से उन्होंने वो मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 बीसी में, ठीक है। अब देखिए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है। तो पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा मेगास्थनीज का इंडिका, तीसरा अशोक का अभिलेख। ये तीनों जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं तीनों का अध्ययन आप कर लेंगे ना, तो मौर्य वंश की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा आपको। कुषाण कौन थे। तो चीन में रहने वाला एक क्या था, कबायली जाति। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक एक विशाल साम्राज्य में शासन। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने जारी किया था, याद रखिएगा। कनिष्क जो थे, यही कुषाण वंश के शासक थे, जिन्होंने भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। और ये कनिष्क जो कुषाण वंश का ही थे, और उन्होंने ही भारत में शक संवत का शुरुआत की थी 78 बीसी में, 78 एडी में, ठीक है, 78 एडी में। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं और लिपियों में लिखे जाते थे। तो आप लोग को पता होगा कि अशोक का अभिलेख जो था, प्राकृत ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये जो 3 लिपियाँ थी ना, बहुत महत्वपूर्ण थी।
मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। वो कौन से कारण थे जिसके कारण मगध एक शक्तिशाली बना था? आप लोगों को पता होगा कि टोटल जो महाजनपद थे 16 थे। 16 महाजनपदों में से एक मगध भी था, जिसमें से 15 देखा जाए तो इधर उधर पूरा बिल्कुल छोटा हो गए थे और फिर धीरे धीरे क्या कि मगध में मिल गए थे और फिर मगध एक शक्तिशाली बना था। यानी कि 16 में से एक जो था मगध ही जो निकला, जो सब पे पूरा राज किया। ठीक है, अब इसका शक्तिशाली होने के कारण क्या क्या था? तो पहला, महत्वाकांक्षी शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। दूसरा कारण क्या था? लोहे की खानें, उपजाऊ मिट्टी, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना से महत्वपूर्ण अंग था। अब देखिए, सेना के लिए मजबूत स्तंभ क्या था? हाथी। लोग घोड़े पे लड़ने के लिए आते थे, ये सब हाथी पे जाता था, जिसका नहीं क्या था, एक शक्तिशाली था। 2 राजधानियाँ थी, राजगिरा किले बंद था तथा पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसी हुई थी। राजधानियाँ 2 थी और दोनों क्या थी? सुरक्षित राजधानी था, जिसपे बाहरी हमला करना बहुत मुश्किल था। जो चारों तरफ क्या थे? किले बंद था। और पाटलिपुत्र तो गंगा नदी के किनारे बसी हुई थी। अगर उसको मारना था, राजा को अगर होता, तो गंगा नदी को क्रॉस करके आना पड़ता था बाहरी आक्रमण के लिए। ठीक है, इसलिए ये शक्तिशाली बना। 8वां क्वेश्चन देखिए, महाजनपदों की 5 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन था। ठीक है, प्रत्येक महाजनपदों की एक किलेबंदी राजधानी होती थी। सभी जितने महाजनपद होते थे ना, सबकी उसकी राजधानियाँ जो थी किलेबंद होती थी। यानी कि जैसे नहीं होता ऐसे चारों तरफ से घेरा, बीच में राजधानी ऐसे रहता था, तो ये क्या हो गया? सुरक्षित राजधानी हो जाता था। इस पर बाहरी आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था इसको, क्योंकि किले को फांद के आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अस्थायी सेना जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था और नियमित नौकरशाही। चौथा, धर्मशास्त्र में शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण राजा क्षत्रिय वर्ग से। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर वसूलना। ये सब क्या था? मुख्य रूप से महाजनपद की मुख्य विशेषताएं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक के धर्म के बारे में लिखें। आप लोग को पता होगा कि अशोक बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद पूरे भारत में तो बौद्ध धर्म का परचम लहराया है, साथ ही साथ भारत से बाहर भी उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। श्रीलंका में अपनी पुत्री एवं बेटे दोनों को भेजे थे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र। ठीक है, तो अशोक का धर्म में क्या था? मुख्य बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। तो पहला क्या था? बड़ों का आदर। दूसरा, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार। दूसरे के धर्म पर और परंपराओं का आदर। धर्म महामात की नियुक्ति। देखिए, बड़ों का आदर, हमेशा वो सब चाहते थे ना कि दूसरों जो हमसे बड़े हैं उसको रिस्पेक्ट किया जाए, तथा सन्यासियों एवं ब्राह्मणों को आदर दिया जाए, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान। और दूसरे धर्म को नीचा ना दिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि अपना हमारा धर्म श्रेष्ठ हो तो ठीक है, लेकिन दूसरा का धर्म अगर गलत हम कहते हैं तो ये बिल्कुल अपराध है। आप अपने धर्म को श्रेष्ठ जितना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन आप दूसरे को नीचा नहीं कर सकते। ये अशोक द्वारा नियुक्त किया गया एक धम्म महामात्र था, जो इसमें खास करके बौद्ध धर्म इनके प्रचार के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि क्षेत्र में मुख्य परिवर्तनों को उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल का प्रयोग किया गया था। ये बहुत था, जरूरी था, क्योंकि खेती करने के दौरान हम लोग को मिट्टी को उसको कोड़ना पड़ता है और उसको जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। तो पहले लकड़ी होने के कारण थोड़ा सा जल्दी दिक्कत हो जाता था मिट्टी को कोड़ने में, बट लोहे का प्रयोग बेहतरीन होने लगा। खेती में परिवर्तन खेती में उपज होने बहुत ज़्यादा होने लगा। दूसरा देखिए, गंगा की घाटी में धान की रोपाई, सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों और नहरों का प्रयोग। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग। उपज बढ़ने से संसाधनों पर नियंत्रण के कारण बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान अधिक शक्तिशाली और किसानों पर नियंत्रण। शासक वर्ग भूमिदान के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की नीति को अपनाया गया। ये सारा क्या था? परिवर्तन हुआ था। 6 परिवर्तन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इतिहास की पुनः निर्माण में अभिलेख किस प्रकार सहायता करते हैं? अब आप बताइए। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए पुरातत्व किस चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में समझे थे। आज देखिए, इसमें दिया है इतिहास के पुनः निर्माण में अभिलेख किस तरह सहायता करते हैं। तो सबसे पहला देखिए,
शासकों एवं उनकी उपलब्धियों में जानकारी। अब मान लीजिए कभी भी हम लोग किसी भी अभिलेख राजा के द्वारा लिखवाए हो हम पढ़े हैं तो उसमें क्या मिलता है, ज़्यादातर राजाओं का खुद का तो उसमें उपलब्धि ही मिलता है, चर्चा, ठीक है, तथा उनके बारे में जानकारी मिल जाता है राजा के बारे में। दूसरा देखिए लिपि और भाषा की जानकारी। अगर कोई भी अभिलेख लिखा गया है, जिस लिपि में लिखा गया वो हम लोग मान जाएंगे ना कि उस टाइम का लोग यही सी लिपि का प्रयोग करते थे। जैसे अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि एवं प्राकृत भाषा, ये सब चीज़ का प्रयोग होता था, क्योंकि हम लोगों को उनके अभिलेखों से पता चला है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि उस टाइम इस चारों भाषाओं का बहुत ही ज़्यादा उसमें जोर था। दूसरा भूमिदान और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी, साम्राज्य का विस्तार, जहाँ जहाँ अभिलेख मिलेंगे समझ जाएंगे उस राजा का शासन वहाँ तक था। ये अभिलेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इतिहास जानने के लिए। सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इसको आप लोग एकदम स्टार बना कर लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन, ये समझना इसको, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। सेम भले ही क्वेश्चन आए या ना आए अलग की बात है, लेकिन ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा याद करके। देखिए पहला, केंद्रीय शासन। राजा जो था ना जो प्रशासन व्यवस्था अपने बनाए हुए थी वो केंद्रीय शासन होता था। राजा का नियंत्रण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना तथा वित्त पर था। यानी कि संपूर्ण रूप से जो हेड होता था ना, प्रधान, वो राजा ही होता था। अंतिम फैसला राजा के द्वारा लिया जाता था। प्रांतीय शासन था, इसमें जो प्रांत जो है कई भागों में बांटे हुए थे। स्थानीय शासन, पाटलिपुत्र नगर तथा शासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा किया जाता था। स्थानीय शासन भी था। राजा साम्राज्य के उच्च अधिकारियों की सहायता से चलाता था। जो राजा चलाते थे ना, उसको कुछ उच्च अधिकारी होते थे जो राजा का सपोर्ट करते थे, जिससे वो शासन चलाते थे। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कानून और व्यवस्था बनाया जाता था। संगठित सेना मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है, ठीक है। 8वां देखिए, धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात की नियुक्ति की गई थी, ये भी एक उनकी विशेषता रही। भूमि कर, सिंचाई और सड़कों के प्रबंध के लिए अधिकारी विभिन्न अलग अलग अधिकारी होते थे, ठीक है। गुप्तचर विभाग बहुत सुदृढ़ था। किसी भी साम्राज्य को मजबूत शक्तिशाली बनाने में गुप्तचर विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, वो हमारे दुश्मनों के खिलाफ खबरें देता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आप लोग खुद से कर लेना भाई आप लोग इसको पढ़िए वीडियो को पॉज करके और उसको देखिए और खुद समझिए। ये आपको पैसेज के रूप में दिया गया है और इसको पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको हो सकता है इस पैसेज से दिया है, लेकिन आप ये क्वेश्चन को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट करने के लिए क्या किया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अशोक ने धर्म के प्रचार के द्वारा अपने साम्राज्य को एकजुट रखने की कोशिश की। धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्र विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। तो इस प्रकार से उन्होंने एकजुट रखने का प्रयास किया था, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए ये क्लास जो 12 का है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा, और ये आप लोग अच्छे से इसको एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आए तो फिर से देख लीजिएगा, और इससे क्वेश्चन जो और आंसर दोनों हम तो कहेंगे कि आप लोग लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए, पढ़िए, और क्या बस आगे पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए और एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बाय बाय।